नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग लाइव। इस लाइव में हम बात करने वाले हैं आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी और पिछले चुनाव में प्रचार के दौरान जो कुछ हुआ उसकी। और ये भी बात करने वाले हैं कि इन सब चीजों का जो आरएसएस के प्रमुख के मुंह से चीजें निकली हैं, उनका कोई असर भी पड़ता है या सिर्फ ऐसे ही कहने के लिए बातें हैं, बातों का क्या? तो दरअसल कल जब दिल्ली में कैबिनेट की पहली बैठक हो रही थी और उसके बाद पोर्टफोलियो बांटे जा रहे थे या बांटने की प्रक्रिया चल रही होगी, उसी दौरान नागपुर में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया। नागपुर में दरअसल एक जो उनका नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, प्रशिक्षण वर्ग बोलते हैं, वो चल रहा था संघ का, आरएसएस का। और उसके एक विशेष कार्यकर्ता विकास वर्ग को संबोधित कर रहे थे मोहन भागवत जी। और मोहन भागवत जी ने वहां पर वो सब बातें कही जो बातें उनको अप्रैल के पहले हफ्ते में कहनी चाहिए थी, अगर वो वाकई इन सब चीजों को लेकर के बहुत चिंतित है तो। लेकिन उन्होंने तब कहा जब चुनाव खत्म हो गए, चुनाव के नतीजे आ गए और उसके बाद सरकार बन गई, सरकार के मंत्री तय हो गए, मंत्रियों के पोर्टफोलियो तय हो गए, पहली बैठक हो गई। उस दौरान उन्होंने ये बात कही। बात दरअसल ये उन्होंने ये कहा, मैं मोटे तौर पर 2-3-4 पॉइंट्स आपको बताता हूं, फिर हम चर्चा शुरू करते हैं। उन्होंने ये कहा कि एक तो विपक्ष को दुश्मन नहीं मानना चाहिए, वो प्रतिपक्ष है, वो दूसरा पहलू होता है। तो उनको भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए और उनकी बातों से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, उस पर विचार करना चाहिए, उनको हल्के से नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात कही कि झूठ पर जो चीजें खड़ी की जाती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। प्रचार में चुनाव को लेकर के वो बात कर रहे थे कि चुनाव प्रचार में झूठ नहीं बोला जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सेवक जो होता है, सेवक कहने का बहुत सीधा-सा तात्पर्य उनका था, जो लोग सरकार में हैं, उन सेवकों को अहंकार नहीं होना चाहिए। और इन सब बातों को जब हम सुनते हैं, तो सीधे जो तस्वीर आपके दिमाग में आती है, वो तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती है कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान झूठ, अहंकार, दिखावा, किसी की बात नहीं सुनना, विपक्ष को दुश्मन मानना, उसको मिटाने की बात करना, उसको नेस्तनाबूद कर देना और उनको तमाम तरह से उनकी छवि को मटिया-मेट करने की कोशिश करना। और जो मोहन भागवत का भाषण था, मोहन भागवत का भाषण पूरी तरह से इन सारी चीजों को खारिज कर रहा था और उनका कहना था कि ये सब चीजें स्वस्थ लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। तो इन्हीं सब पर बात करेंगे कि इस भाषण का मतलब क्या है, इसका कोई अर्थ निकलेगा या नहीं और इससे पहले जिस तरह की चीजें होती रही हैं, चुनाव के दौरान जो चीजें हुई और चुनाव के बाद जो हो रहा है, उन सब के प्रकाश में इस भाषण का कोई असर पड़ने वाला है क्या? सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे खास मेहमान, बहुत दिनों के बाद हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं देश के और प्रकाश जी का एक परिचय ये भी है कि जो वेब पत्रकारिता की शुरुआत है देश में, उसके एक तरह से आप कहें पितृ स्तंभ हैं वो। उन्होंने शुरुआत की थी 90s, मतलब 1990s के आखिर में, जब इंटरनेट बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था। उस समय उन्होंने वेब दुनिया के साथ वेब दुनिया लाए थे और उसके संपादक थे वो। टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर के ढेर सारे चैनलों में रह चुके हैं और आज भी बहुत सक्रिय हैं, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप उनको देख सकते हैं। और प्रकाश जी खास तौर पर अपने बहुत ही दृढ़ विचारों के लिए जाने जाते हैं, उन दृढ़ विचारों के आधार पर चीजों का आकलन करते हैं। इसलिए उनकी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। प्रकाश जी, आपका स्वागत है।
बहुत बहुत प्रकाश जी, धन्यवाद आपने इतने देखा, अच्छे शब्दों के लिए, इतने अच्छे शब्दों के लिए आपने आपका देखा शुक्रिया। कि जी जी, वो तो मतलब जो भी आपके लिए कहा जाए वो कम ही है। तो मैं तो बहुत कम चीजें कह पाया। धन्यवाद। तो आपने देखा कि मोहन भागवत जी जो बातें कल कह रहे थे, और उससे पहले आपको याद होगा 27-28 मई के आसपास एक इंटरव्यू आया था जेपी नड्डा का इंडियन एक्सप्रेस में, जहां तक मुझे याद पड़ता है। और उस इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब आत्मनिर्भर हो चुकी है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। और उनका इशारा था स्वयंसेवक संघ की तरफ। उससे पहले अगर आप थोड़ा और पीछे जाएं तो 23 मई 2023 को ऑर्गेनाइजर में एक लेख आया था। ऑर्गेनाइजर आरएसएस का मुखपत्र माना जाता है, हालांकि जब कभी कोई ऐसा मौका पड़ता है जहां आरएसएस उसकी वजह से फंसता हुआ नजर आए, तो आरएसएस अपने को ऑर्गेनाइजर से दूर कर लेता है कि नहीं नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है। फिर भी उसे माना जाता है कि वो उसी तरह से आरएसएस का मुखपत्र है जिस तरह से सामना शिवसेना का मुखपत्र है। उसमें एक लेख छपा था, उस लेख में यह कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव में यह ना सोचे कि मोदी ब्रांड और हिंदुत्व के सहारे चुनाव जीत पाएगी। मोदी ब्रांड नहीं चलने वाला और सिर्फ हिंदुत्व नहीं चलने वाला। बहुत सारे उन्होंने इश्यूज बताए थे। और यह कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के बाद की स्थिति है। और जो कुछ उसमें कहा गया था वैसा कुछ इन चुनावों में नजर आया। अब जब पिछला चुनाव प्रचार पूरी तरह से झूठ पर, प्रधानमंत्री जो भी बोल रहे थे अपने भाषणों में चुनाव प्रचार के दौरान, जो नैरेटिव खड़ा करने चाह रहे थे, वो सारी चीजें झूठ पर आधारित थी। और कांग्रेस को लेकर, खासतौर पे कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर के, कांग्रेस की गारंटीज को लेकर के, जिसमें वो मछली, मटन, भैंस, मंगलसूत्र, मुसलमान, मुस्लिम लीग, ढेर सारी इस तरह की चीजें आ गई उनके भाषणों में कि भाई भैंस खोल ले जाएंगे आपकी, ये आपका बिजली कनेक्शन काट देंगे, इनके घोषणा पत्र में ये लिखा है। या आपका पैसा जो है वो बखारी को स्कैन करके उसमें से कुछ आपने रखा होगा, उसको लेके मुसलमानों में बांट देंगे। इस तरह की बातें कही गई। अब जब मोहन भागवत ये बात कह रहे हैं, इसका कोई मतलब है क्या डॉक्टर साहब? सीधा सीधा कहूं तो इसका कोई मतलब नहीं है। मोहन भागवत हेडमास्टर की तरह बातें कर रहे हैं, पर जब बच्चों को छड़ी मारने का टाइम था तब तो उन्होंने कुछ किया नहीं। दरअसल बीजेपी वालों के कारण ये जो हारे हैं, बीजेपी को साफ साफ बहुमत नहीं मिला है, तो इसके पीछे आरएसएस का दबाव भी है। क्योंकि आरएसएस के बंसल जी जिनकी जिनके मार्गदर्शन में यूपी में टिकट बटे थे, और बीजेपी के लोग जिनको टिकट देना चाहते थे टिकट मिले नहीं, और बीजेपी में को अपेक्षित सीटें यूपी से मिली नहीं, स्पष्ट बहुमत से दूर रह गए। अब इनके पास कोई चारा नहीं है। अब योगी आदित्यनाथ को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। और योगी आदित्यनाथ ये बात जानते कि जब टिकट बंट रहे थे भैया, तब तो आपने हमें पूछा नहीं। जब जी प्रचार का मौका आया आपने हमको पूछा नहीं। जब पार्टी का घोषणा पत्र बनने वाला था हमसे पूछा नहीं, और टिकट अपने लोगों को दे दिए, और अब हमारे ऊपर कपड़े फाड़ रहे हो। अब आज ही देखिए बालियन साहब कितने कपड़े फाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी के विधायकों ने उन्हें हरवाया, क्योंकि ये हार हाँ, बीजेपी को संगीत पच सोम को निशाना बना रहे हैं वो। जी संगीत जी तो बीजेपी को पच नहीं रही है ये बात। और आरएसएस जो भी कहता है वो बड़े अजीब तरीके से कहता है, खुल के कहते नहीं है। आरएसएस वाले चाहते हैं कि हम हेडमास्टरी भी करते रहें और हम परिदृश्य में भी ना आए। तो ये जमाना गया। ये सरकार, आरएसएस वाले चाहते हैं कि सरकार जीपीएस से चले। जैसे आप कार में कहीं जा रहे हैं तिवारी जी, तो एक जीपीएस सिस्टम लगा होता है। आप पूछते हैं कि हम्म। मुझे यहाँ से नोएडा से कनाट प्लेस जाना है, तो जीपीएस बताता है कि 1 किलोमीटर जाके बाएं मुड़ जाओ, फिर 2 किलोमीटर जाके गोल चक्कर आएगा, वहां से दाएं मुड़ जाओ। वो जीपीएस है। तो ये भागवत साहब चाहते हैं कि उनका जीपीएस बीजेपी लगा ले, और मोदी इसके लिए तैयार नहीं है। मोदी में खुद में जो जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने कभी बीजेपी की बात, आरएसएस की बात इस तरह सुनी होगी मुझे याद नहीं। उन्होंने हमेशा की अपने मन की है।
न वे नागपुर जाके धोख देते हैं। और मुख्य बात यह कि जनता में ये मैसेज है कि ये प्रधानमंत्री जो हैं ये संघ को घास नहीं डालते। और मोदी मोदी इन्होंने इस चुनाव में इतना ज्यादा किया है, मोदी की गारंटी, मोदी का 56 इंच और मोदी घर में घुस के मारेगा, तमाम बातें इन्होंने की। आरएसएस जरा सोफिस्टिकेट तरीके से बात करता है, नफासत से बात करता है। तो अभी जो बातें कही है मोहन भागवत ने वो भी बड़े ऐसे ही इशारों में कही है। भाई क्या आपके संबंध प्रेमी प्रेमिका के तो है नहीं, सीधे सीधे मांग लो। पति पत्नी के रिश्ते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो है नहीं कि इशारा कर दे कि मुझे बाबू सोना बाबू मेरा रिचार्ज करवा दे, ऐसा तो कहने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ तो सीधी सीधी बात तो कर सकते थे कि भाई रिचार्ज का सवाल नहीं है, मुझे पैसे दो। जो घरवाली होती है तो पैसे मांगती कि भाई जितनी तनख्वाह इधर लाके दो मैं घर चलाऊंगी। तो ये बाबू सोना भी रहना चाहते हैं और हुक्म भी चलाना चाहते हैं, तो ये बड़ी मुश्किल बात है। मूल बात यह है कि आरएसएस के प्रमुख ने जो बातें कही केवल इशारों में कहते हैं कि विपक्ष को दुश्मन मत मानो, विरोधी मत मानो, प्रतिपक्ष है वो, और अहंकार मत पालो। तो वो कोई प्रवचन दे रहे हैं क्या? जो आपने शीर्षक में दिया इस ऊपर की क्या है, भागवत के प्रवचन का असर मोदी शाह बीजेपी के भक्तों पर पड़ेगा? क्योंकि प्रवचनकारों का काम होता है प्रवचन देना। अगर प्रवचन से ही देश सुधरा होता तो भारत में इतने प्रवचनकार हैं, भारत एक विश्व का आदर्श देश होता और भारतीय समाज एक आदर्श समाज होता। लेकिन प्रवचन हम सुनते हैं, हमारे लिए प्रवचन जो है वो वक्त काटने का या मनोरंजन का एक जरिया होता है कि देखें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या प्रवचन दे रहे हैं और प्रदीप मिश्रा जी क्या कौन सी तिलिस्म बांट रहे हैं। तो प्रवचनकार क्या करते हैं कि इस तरह की नौटंकी करते हैं, वे केवल बातें करते हैं और कहते हैं कि हम तो सांस्कृतिक संगठन है, हमारा कोई राजनीति से लेना देना नहीं। तो भाई बीजेपी का राजनीति से लेना देना नहीं है तो हर चुनाव में बीजेपी के पीछे संघ के कार्यकर्ता क्यों जाते हैं? क्यों संघ के कार्यकर्ता हर चुनाव के पहले सर्वे करते हैं? क्यों उसके बारे में रिपोर्ट देते हैं? क्यों बीजेपी के संगठन में संघ का एक आदमी सबसे पावरफुल पद पे रहता है, सबसे पावरफुल पद पे? आप देखिए कि विभिन्न राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें हैं उन सरकारों को में मुख्यमंत्री का चयन करने में संघ के संगठन सचिव की प्रमुख भूमिका होती है। सुरेश सोनी एक जमाने में बहुत महत्वपूर्ण थे। सुरेश सोनी ने मोदी जी को सीएम बनवाया, फिर बाद में मोदी जी बहुत स्मार्ट निकले तो उन्होंने उनके पाले से निकल गए। तो मुझे लगता है कि भागवत जी के प्रवचनों का न तो मोदी पे कोई असर होने वाला है और शाह जी पर तो किसी का असर होता ही नहीं है सिवाय मोदी जी के इशारे के। वो किसी चीज से कोई बात नहीं कहते। अब वो कह रहे हैं कि मणिपुर एक साल से शांति की राह देख रहा है। तो एक साल में जब पहली बार मणिपुर में हिंसा के और महिलाओं से अत्याचार के मणिपुर की बात प्रकाश जी सुन लेते हैं, एक बार तब कह लेते एक बार सुन लेते हैं कि क्या कहा मणिपुर पर। जी 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 बिल्कुल। और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें अब एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। तो ये कह रहे हैं प्राथमिकता देकर उसका विचार करना कर्तव्य है। मैं तो भागवत जी से पूछना चाहता हूं, एक साल से भागवत जी क्यों चुप थे? इन्होंने क्या किया? भाई आज आप एक साल के बाद बोल रहे हैं। पिछली बार मई में वहां शुरू हुआ था जो हिंसा शुरू हुई थी मणिपुर में, और करीब 13 महीने हो गए तब से अब तक, और अभी भी हिंसा की खबरें वहां से आती हैं। तो सवाल तो भागवत जी से भी होना चाहिए कि आपने क्या किया? क्या आपने पब्लिकली प्रधानमंत्री को इस बात के, आज भी वो नाम नहीं ले रहे हैं, प्रधानमंत्री से क्या आपने कहा? क्या आपने गृह मंत्री को कहा? क्या आप खुद, आपका कोई दल वहां गया? आरोप तो ये लगता है कि आरएसएस 10 साल से वहां जो कोशिशें कर रहा था उसी के चलते ये हिंसा हुई।
आरोप तो इस तरह का तिवारी लगता जी, है। तिवारी और जी, इन आरोपों के बीच में जी मैं रोक रहा हूं आपको तिवारी जी। वो ये कहना जी चाहते हैं, अजीत सुनते हो मणिपुर जल रहा है। उनका इशारा है, अजीत सुनते हो। हमारे यहाँ नाम लेने का रिवाज नहीं है हिंदुस्तान में। तो जी वो यही कहना चाहते हैं, अजीत सुनते हो मणिपुर जल रहा है, कुछ करो। जैसे चूल्हा जल रहा है, इस तरह उन्होंने कहा कि जी अपनी बात रहे, मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने बीच हाँ, में नहीं इंटरप्ट। नहीं, तो मैं ये कह रहा था इस चुनाव में सबसे जो मजबूत संकेत पूरे देश में जिन जगहों से निकले हैं उनमें एक मणिपुर भी है। मणिपुर, आप याद करिए कि 1 साल या 13 महीने से प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं, और या आप कहें तो नॉर्थ ईस्ट ही नहीं गए, असम को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर वो नहीं गए। चुनाव निकल गए, विधानसभा चुनाव मिजोरम में हुआ, उसमें भी नहीं गए, जबकि प्रधानमंत्री को चुनावी प्रचार में लगने में बड़ा आनंद आता है। वो हर जगह चुनाव, हर समय चुनावी प्रचार करते रहते हैं, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट नहीं गए। नतीजा ये हुआ कि पूरा देश जो सोचने समझने और जो वहां पर नजर रख रहे थे, पत्रकार, ऑब्जर्वर्स, एनालिस्ट और सेफोलॉजिस्ट, सारे लोगों का मानना था कि जो इंफाल वैली, वहां 2 सीटें हैं, एक इंफाल वैली, एक हिल्स की सीट है। इंफाल वैली की सीट जहां मैतेई समुदाय रहता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी का समर्थक समुदाय माना जाता है, यह माना जा रहा था कि उस सीट से तो भारतीय जनता पार्टी जीत ही जाएगी। दूसरी वाली सीट पे हारेगी, क्योंकि वहां पर जो है वो जो समुदाय के लोग रहते हैं, नगा रहते हैं, कुकी रहते हैं। लेकिन हुआ क्या कि मैती समुदाय वाली सीट से भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई और कांग्रेस जीती। मैसेज बहुत साफ है कि लोग जो हैं वो आपके इस नफरत वाली, जो बांटने वाली राजनीति है, इसके साथ नहीं खड़े। मैतेई समुदाय जो हिंदू समुदाय है, जिसने पूरी हिंसा के दौरान, दोनों की तरफ से हिंसा हुई, लेकिन शुरुआत मैतेई समुदाय की तरफ से हुई। ढेर सारी चीजें, आप वीडियो देखे होंगे, कितने हृदय विदारक वीडियो थे, जिनको देखना भी बड़ा मुश्किल है, देख पाना मुश्किल हो। लेकिन वो समुदाय, जब एक समय वो हिंसक दिखाई दे रहा था, जब वोट देने की बारी आई तो उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, उसने कांग्रेस को वोट दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना लोग किस तरह से सोच रहे हैं इस समय देश में। और आज भागवत जी जो कह रहे हैं, ये शायद ये जो चुनाव परिणाम आए हैं, मुझे ऐसा लगता है इनका असर है, जिसके चलते वो, अगर ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते, भारतीय जनता पार्टी 300 सीटें जीत ली होती, तो मोहन भागवत ये बातें नहीं कह रहे होते, तो शायद कुछ और बातें वो कह रहे होते। आपको ऐसा लगता है? तिवारी जी, आपने जो बात कही कि प्रधानमंत्री वहां गए नहीं, मेरा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री के लिए भौतिक रूप से जाने की जरूरत उन्हें महसूस नहीं हुई? 1 साल में उन्हें जरूरत महसूस नहीं हुई, खैर ये बात तो अलग है। लेकिन प्रधानमंत्री अपने आप में इतना बड़ा पद है, इतनी बड़ी सत्ता का केंद्र है ये पद, कि उन्हें जाने गए बगैर, वे वहां गए बगैर हालात को सुधार सकते थे। उन्होंने उसकी कोई कोशिश नहीं की, न वहां के मुख्यमंत्री को बदला। और बीजेपी ने ये कर रखा कि हिमंता बिस्व शर्मा जो है वो पूर्वोत्तर के हमारे राज्यों के सीएम है। वो एक राज्य के सीएम नहीं है हिमंता बिस्व शर्मा। और हिमंता हाँ बिस्व शर्मा वहां जो कहते हैं, पूरी बीजेपी, पूरा मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल उसको मानता है। और सरकार के पास जो शक्तियां हैं, जो सरकार के पास अपना खुफिया तंत्र है, सरकार के पास पुलिस है, सेना है, अर्धसैनिक बल है, इस सब के बाद भी वहां हिंसा हुई। तो मुझे लगता है कई बार कि सरकार की मंशा हिंसा रोकने की नहीं रही होगी। अगर सरकार ठान ले कि हिंसा रोकनी है, तो हिंसा रोकना सरकार के लिए मुश्किल काम नहीं होता। एक तो सरकार में ये इच्छा बल की कमी रही कि हमें हिंसा को रोकना है। दूसरी बात यह कि उस हालात में भी वो ये सोचते रहे बीजेपी के नेता कि 2 सीटें हैं, 1 सीट हमें मिल रही है, और 1 सीट के लिए हम क्यों इतनी मेहनत करें, और हिमंता बिस्व शर्मा को हम नाराज नहीं करना चाहते। ये अमित शाह और मोदी जी को लगा हिमंता बिस्व शर्मा मतलब हमारे लिए पूर्वोत्तर के देवता हैं, पूर्वोत्तर में वो जो कहेंगे वो हम करेंगे। तो ये सारी बातें एक
गणतंत्र में, एक भारत जैसे संप्रभु देश में ये सब हुई, इसका आश्चर्य होता है। और अब जो बात माननीय मोहन भागवत जी कह रहे हैं, वो भी संघ की सभा में कह रहे हैं। मोहन भागवत को अगर नरेंद्र मोदी को कोई संदेश देना था तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था, वो फोन उठाते और नरेंद्र मोदी को बोल देते। या इतने उनके सहयोगी हैं, उप संघ प्रमुख या उनके पता नहीं क्या क्या सरसंघ हाँ, ढेर सारे लोग हैं, तो किसी को भी बोल देते कि भाई ये संदेश दीजिए। जब टिकट बंटने की बात आती है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कहां से एटीएम में कितना पैसा जमा होगा, इस सब में तो उनकी बहुत रुचि होती है। और एक और बात देखिए कि जिस तरीके से आरएसएस के कार्यक्रम पिछले कुछ वर्षों में होने लगे, ये बात भी बताती कि आरएसएस बराबरी का भागीदार है सब चीजों में। संघ के बीजेपी के जितने भी कर्म हैं उसमें संघ बराबरी का भागीदार है। आप देखिए, जो पहले सेव परमल खा के चादर लेके 2 जोड़ी कपड़े लेके घूमने वाले नेता थे, वो अब 5 स्टार से कम में, प्राइवेट जेट से कम में चलते नहीं है। तो उनकी प्राथमिकताएं अलग है और उनकी प्राथमिकता एक उम्मीद प्राथमिकता ये कि कैसे बीजेपी सत्ता में आए और हमें पोषित पल्लवित करे, हम अपने एजेंडे पे आगे बढ़े। उन्हें देश की एकता, संप्रभुता। अब एक बात बताइए, इस देश में मंत्रिमंडल बना है, 72 मंत्री हैं प्रधानमंत्री सहित, और एक भी मंत्री मुस्लिम नहीं है। आप जब देश में कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या इस देश में एक भी मुस्लिम इस योग्य नहीं कि मंत्री बन सके? तो ये बताती है नियत कि ये सरकार सबकी सरकार नहीं हो, या फिर इसके पीछे ये मंशा है जानबूझ के संदेश देने के कि हम मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं देंगे, ताकि जो एक हिंदुओं का एक पिछड़ा वर्ग है, बौद्धिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, कहे कि देखिए मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया। भाई एक घर में अगर 4 भाई हैं और एक भाई फटेहाल है, कुपोषित है, तो परिवार कैसे संपन्न होगा? ये साधारण सी बात है। एक अनपढ़ आदमी भी ये मानता है कि घर के सभी बच्चे बराबरी के होने चाहिए, लेकिन ये सरकार ये बात मानने को तैयार नहीं। तो ये यहाँ भी कह सकते थे वो कुछ संघ प्रमुख के भाई सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आप ये देखते हो कि मध्य प्रदेश में 5 इलाके तो हर इलाके का प्रतिनिधित्व हो जाए, महाराष्ट्र में 4 इलाके तो हर एक इलाके का, महाकौशल का हो जाए, बुंदेलखंड का हो जाए, मालवा का हो जाए। तो आपको ये नहीं दिखता इतना सा कि हर जाति, हर नहीं, बाकी कम्युनिटीज का भी आप अगर मंत्रिमंडल को देखें तो उसमें ओबीसी रखे गए हैं बहुत बड़ी संख्या में, उसमें एससीज रखे गए हैं ठीक ठाक संख्या, शायद 8-10 लोग हैं, फिर एसटीज रखे गए हैं, और जो बाकी ये माइनॉरिटीज हैं, चाहे सिख हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, इन सबके लोग हैं वहां पर जी। और सिख में तो ऐसे लोग जो चुनाव हार गए जी, उनको रखा गया है, लेकिन मुस्लिम कोई ना तो आपकी अपनी पार्टी से और ना जो दूसरी पार्टियां हैं, जो आपकी सहयोगी पार्टियां हैं, उनमें से भी कोई नहीं है। तो ये एक चिंता की बात है, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मोहन भागवत की चिंता ये नहीं है कि देश में जो माहौल बन रहा है उससे वो चिंतित है। उनकी चिंता ये है कि जो माहौल देश में बन रहा था, या जो माहौल वो बनाना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी बना रही थी, उस माहौल के खिलाफ लोग खड़े होने लगे, और वो लोग संघ के खिलाफ ना हो जाएं, इस वजह से संघ इस तरह के बयान वो दे रहे हैं जिसमें कहें देखिए हम ये बात नहीं करते हैं, वही लोग करते हैं ये बात, हम तो इस तरह सोचते हैं। हालांकि वो चाहते वही सब हैं। अगर आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़ें, आपने पढ़ी होगी, जो नेशनहुड डिफाइंड, जो गुरु गोलवलकर की किताब है, जिससे जो इन लोगों के लिए मद भगवत गीता कह लें उसे, चाहे उसे रामचरितमानस उनकी कह लें, जो भी, या बाइबल कह लें, कुरान कह लें, उनके लिए वही है। उसमें जिस तरह की चीजें हैं, जो कुछ ये हो रहा है, सब कुछ उसी डायरेक्शन में हो रहा है, और ये कभी डिसोन नहीं करते हैं उसको, कि ऐसा नहीं है कि ये कह दें कि साहब बंच ऑफ थॉट्स हम डिसोन करते हैं, नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं जो माहौल देश में बन रहा है, जो नैरेटिव्स खड़े हो रहे हैं प्रकाश जी, उनसे लोगों का ध्यान हटाना, उन नैरेटिव्स को डिफ्यूज करना। जैसे दलित समुदाय बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी से विमुख हुआ है, इस डर में
कि ये लोग आएंगे तो संविधान को बदल देंगे और हमारी ताकत खत्म हो जाएगी। तो क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि ये इस तरह की ये वजहें हैं जिसकी वजह से संघ प्रमुख ऐसी बातें कर रहे हैं अब नतीजे आने के बाद? देखिए, जब संविधान बदलने की बात होती है तब तो बीजेपी की एक खास बात मैंने महसूस की। जब भी उन्हें कोई बड़ी बात कहनी होती है या करने का इशारा करना होता है, तो उनके शीर्षस्थ नेता ये पहल नहीं करते। उनके बी सी डी ग्रेड के नेता ये बात बोलते कि हमें संविधान बदलना है, हमें आरक्षण पर फैसला लेना है, इस तरह की बातें करते। आपको याद होगा कि बिहार के चुनाव के पहले कुछ बरस पहले मोहन भागवत ने एक भाषण में कहा, 2015 की बात है वो। जी, उन्होंने कहा जी, था कि आरक्षण पर उन्होंने कोई टिप्पणी कर दी थी, उसका नतीजा उन्होंने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए, समीक्षा की। तो समीक्षा की जरूरत है। ये देश इतने नाजुक मोड़ पे है कि आरक्षण खत्म करना तो दूर, अगर आप समीक्षा की भी बात करेंगे तो उसका असर बहुत तगड़ा होने वाला है। लेकिन इस चुनाव में हुआ ये कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया और राहुल गांधी जब जगह जगह संविधान की प्रति लेके लोगों को दिखाते थे, आप भारत के संविधान, आप कुछ भी हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, पुरुष हो, महिला हो, थर्ड जेंडर हो, लेकिन भारत के संविधान के बारे में, क्योंकि वो एकमात्र किताब है, हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण से हमारा जीवन स्तर नहीं सुधरता, हमें नौकरी नहीं मिलती, लेकिन अगर हम हकदार हैं तो संविधान हमें यह हक देता है कि हम उस इस तरीके से अपने को नौकरी पा सकते हैं, हमारे सामाजिक सरोकार उससे जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में संविधान से पवित्र किताब इस देश में कोई नहीं। और आप देखेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भारत का संविधान बनाया, जो संविधान उनका मूल मूल वो लिखना चाहते थे, कितनी रुकावटें हुई, क्योंकि देश में उस वक्त हिंदू महासभा थी और मुस्लिम लीग थी, और कांग्रेस को कहा जाता था कि कांग्रेस हिंदू महासभा का पार्ट 2 है। आप हाँ अतीत में जाइए, मतलब ये जी, कहा जाता था कि हिंदू महासभा का विकल्प कांग्रेस पार्टी है। हिंदू और पार्टी जब कही जाती थी, हिंदू पार्टी कहते थे उसे लोग। और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल को ऐड करना चाहा संविधान में, तो बवंडर मचा, और बाद में जवाहरलाल नेहरू को हिंदू कोड बिल को अलग अलग 3 या 4 कानून बना के उसे जोड़ना पड़ा। आप सोचिए, जी 1947 के पहले, 1952 के पहले, संविधान के लागू होने से पहले, 1950 के पहले भारत में महिलाओं की स्थिति क्या थी, हिंदू महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की बात तो और भी खराब है, हिंदुओं की स्थिति क्या थी। जी कोई हिंदू व्यक्ति कितनी भी शादी कर सकता था, अपनी किसी भी पत्नी को कभी भी घर से बेदखल कर सकता था, उसकी आजीविका के लिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उसके बच्चों के लिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहना कि SC ST पर ही ध्यान दिया, उन्होंने समाज के हर वर्ग पर ध्यान दिया। और अगर बाबा साहब जैसा संविधान चाहते थे, उस वक्त की परिस्थिति कुछ भी रही हो, तो वो, अगर वो संविधान बाबा साहब के मंशा के मुताबिक बनता, तो ये देश आज और कहीं होता। जैसे उनकी एक क्रांतिकारी बात थी कि सारी जमीनें सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए, पर कांग्रेस के नेता इस बात पे राजी नहीं हुए, संविधान सभा के सदस्य राजी नहीं हुए। लेकिन फिर भी जो जो बात है, आप उनकी परिकल्पना देखिए, अभिव्यक्ति के अधिकार की बात कही, उन्होंने कहा मीडिया की अभिव्यक्ति नहीं, हर नागरिक की अभिव्यक्ति का अधिकार। तो उस व्यक्ति का इतना विजन रहा। और एक बात मुझे आज, विषय अंतर हो जाएगा पर एक वाक्य में बात खत्म करूंगा, कि बाबा साहब अम्बेडकर को हम केवल संविधान का जनक ही मानते हैं, जबकि वो देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक्स में उनकी बहुत दखल थी, RBI बना तो RBI की स्थापना में उनका योगदान रहा। वो बड़े शिक्षाविद थे, उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज जैसे कई कॉलेज खोले, उन्होंने मीडिया अखबार शुरू किए। खैर, बाबा साहब अम्बेडकर पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। जी लेकिन ये जो हमारा संविधान जो है, हमारे संविधान की महत्ता कम करने की कोशिश, आप संविधान को खत्म तो कर ही नहीं सकते, बदल सकते हैं, और संविधान में बदलाव हुए, 100 से ज्यादा बदलाव हुए, हम ये भी नहीं कहते, लेकिन जी संविधान में जो बदलाव, संविधान की भावना, उस भावना से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आप ऊपर शर्ट पहनते हैं और नीचे अगर आप पतलून पहनते हैं, तो आप कहें कि मैं तो सब आजाद हूं, मैं अपनी मनमर्जी से रहूंगा, तो मैं निर्वस्त्र होकर घूमूंगा, तो ये
नहीं कर सकते। हमारे संविधान की जो भावना की इस देश के सभी नागरिक, जो प्रियम्बल है वो देखिए, जो भूमिका है, जो बात उसमें कही गई वही बात है। तो कोई भी आ जाए, किसी को 543 सीटें लोकसभा में मिल जाए तो भी संविधान की भावना से छेड़छाड़ तो कोई कर नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे भागवत जी की तकलीफ ये है कि जेपी नड्डा जैसा आदमी ये कह देता है कि साहब अब बीजेपी परिपक्व हो गई है, अब हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं है, अब हमें, प्रकारांतर में उनके कहने का मतलब ये था कि बहुत हो गया संघ वालों, बहुत हो गया, मतलब बोलचाल की भाषा में कहे तो बहुत हो गया तुम्हारा राज हम पे, अब तो हम बड़े हो गए और हम कमाने लगे हैं, हमारे पास इतना फंड है और हम चाहें तो तुम्हारे जैसे 10 संगठन खड़े कर सकते हैं, तुम्हारी सेवा हम ही करते हैं। ये भावना थी। ये शब्द बड़े अच्छे कहे उन्होंने नड्डा जी ने कि हम परिपक्व हो गए हैं। जब लड़का बड़ा हो जाता है, घर से निकलना चाहता, तो ये नहीं बोलता कि मेरे बाप मैं कमाता हूँ, वो बोलता पिताजी मैं ये घर में रहना मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है, दफ्तर जाने में देरी होती है, मुश्किल होती है, घर छोटा है। तो नड्डा की बातें कुछ ऐसी ही थी। तो मुझे लगता है कि इसकी मिर्ची भी, इस नड्डा जी की बात की मिर्ची भी लगी भागवत जी को और संघ के लोगों को। और ये बात कही जाती कि बीजेपी में अब 3 बीजेपी है। एक बीजेपी संघ वालों की है जो बेसिक है, जो जनसंघ से शुरू की थी, जिन लोगों ने हिंदू महासभा में थे पहले, फिर हिंदू महासभा से उन्होंने जनसंघ बनाई, तो जनसंघ वाली बीजेपी। तो जो जनसंघ वाली बीजेपी है, आरएसएस वाले लोग जनसंघ में गए, तो ये आरएसएस वाली जो बीजेपी है, ये इसके लोग कम हैं, लेकिन वो अभी निर्णायक स्थिति में, पावर सेंटर वही है। दूसरे नंबर पे वो हैं जो बाद में गए, नड्डा टाइप लोग, दरी फट्टा उठाने वाले, माइक टेस्टिंग करते रहे कि हेलो माइक टेस्टिंग। और तीसरे नंबर पे वे आए, मेरे यहाँ लाइट चली गई है, 1 मिनट में मैं वैकल्पिक इंतजाम कर रहा हूँ, 1 सेकंड। तो दूसरे नंबर पे वे रहे जो दरी फट्टा उठाते थे। लेकिन अब संकट ये है कि जो विभिन्न दलों से लोग आ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आ जाओ, फलाने जी भी आ जाओ, हिमंता विश्व शर्मा भी आ जाओ, तो ये तीसरी बीजेपी बनी है। इससे ये पसंद नहीं है जनसंघ आरएसएस वाली बीजेपी को। तिवारी जी। जी, तो देखिए कुल मिला के हमें ये लग रहा है, शायद आप भी मुझसे सहमत होंगे, कि जो कुछ बातें आज वो कह रहे हैं उसका कोई खास फर्क समाज पर पड़ेगा या भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा, उसके समर्थकों पर पड़ेगा, मोदी जी पर पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं। वो शायद जो देश में माहौल बना, जो मैं पहले कह रहा था, उसको डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह का बयान देकर के। लेकिन स्थितियां जिस तरह दिखाई दे रही हैं देश में, लोग जिस तरह से परेशान हैं, चाहे वो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो या सोशल डिस्ट्रेस हो, दोनों से ही, ऐसे में शायद इस तरह की जो तौर तरीके हैं वो चल नहीं पाएंगे। तो यही बात, प्रकाश जी आप सहमत हैं इस बात से या आप कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? मैं इत्तेफाक रखता हूं, आपने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। सही बात है यही कि पूरे मामले को डिफ्यूज करना चाहते हैं और मास्टरी की बातें कर रहे हैं कि ऐसा है बच्चों, तुम पढ़ लेते तो गणित में ज्यादा नंबर आ जाते। उसी तरह की बात वो कर रहे हैं। तो चलिए आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं प्रकाश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दर्शकों से मैं ये जरूर कहूंगा कि यदि ये चर्चा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी करें। हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर साहब का भी चैनल है इंदौर डायलॉग, तो डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी का चैनल है वो, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। वहां ढेर सारी चीजें, फिल्मों से लेकर के राजनीति तक, हर तरह की चीजें वहां आपको मिलेंगी। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए, रात को 10 बजे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।